बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम के साथ आज हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट इकबाल गौरी साहब हैं। इकबाल गौरी साहब माशाल्लाह हमारे चैनल पे आते रहते हैं और हमें माशाल्लाह इज्जत अफजाई देते हैं। अगेन वेरी मच थैंक यू टू गौरी साहब। गौरी साहब का तारुफ तो जी, खैर मैं बहुत करा चुका हूँ कि एक दफा फिर बता देता हूँ हल्का सा कि आप सदाकत टेक्सटाइल लिमिटेड के डायरेक्टर स्ट्रेटेजी फाइनेंस के हेड हैं और फॉर्मर आईसीएमपी प्रेसिडेंट, और बहुत ही हम्बल, बहुत ही मोहब्बत करने वाली और बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी। वेरी वार्म वेलकम गौरी साहब अगेन। जज़ाकल्लाह शारिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड वर्ड्स। थैंक यू। गौरी साहब सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सदाकत का जो अभी आप एक अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जरा एक उसके ऊपर थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, जो हमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया और उसके हवाले से पता चल रहा है कि वो जो अचीवमेंट अभी रिसेंटली सदाकत ने किया है, तो जरा मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करें। जी, शारिक भाई, आपने देखा होगा कि जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है, इट वाज अवार्डेड बाय द बेस्ट रिपोर्ट इन टेक्सटाइल सेक्टर। और जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, जिसका पाकिस्तान सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक कंपटीशन होता है, जिसमें कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होते, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्थ पोजीशन है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। लास्ट ईयर तो वाज थर्ड, लेकिन इस दफा कुछ आईसीआई भी हैं, उसमें फौजी फाउंडेशन भी है, एटलस होंडा भी है। तो उसके बाद चौथी पोजीशन हमारी है। लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है, तो सबसे जो हमारे लिए फख्र की बात है, और मैं ये समझता हूँ, जो हमारी स्पॉन्सरिंग डायरेक्टर्स की जो कमिटमेंट थी, जो हमने स्टार्ट किया, ये सफ़र 2014 से स्टार्ट किया। और हमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया जब हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वॉलंटरीली ऑप्ट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इज अ थर्ड जनरेशन ऑफ सदाकत फैमिली। तो इट वाज देयर डिजायर टू कन्वर्ट देयर फैमिली ओन बिजनेस इनटू अ रियल कॉर्पोरेट एंटिटी। तो फिर हमने इसके अंदर जो जितने भी सारे पैरामीटर्स थे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके अडॉप्ट करना शुरू किया। हमने बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की, हमने कुछ ऑडिटर्स की रिप्लेसमेंट की, बड़ी देर से के ऑडिटर चल रहे थे। तो उसके बाद हमने कमेटीज अपनी रिस्ट्रक्चर की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड पे लेके आए। तो ये रिपोर्ट जब हमने पहली दफा आपने पार्टिसिपेट किया, तो वी वर द ओनली अनलिस्टेड कंपनी। तो ये रिपोर्ट अनलिस्टेड कंपनीज, आपको पता है, बहुत कम पब्लिश करती हैं। तो लिस्टेड कंपनी भी जो पब्लिश करती हैं, उनकी क्वालिटी का आपको अंदाजा है। तो पहली जो रिपोर्ट हमने पब्लिश की, तो उसपे हमें आई कैप और आईसीएमपी की तरफ से एक इंकरेजमेंट के लिए हमें सर्टिफिकेट मेरिट दिया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सफर जारी रहा। तो पिछले साल भी हमारी रिपोर्ट जो दैट वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट रिपोर्ट इन टेक्सटाइल सेक्टर। और इस दफा भी हमारी रिपोर्ट को बेस्ट रिपोर्ट का अवार्ड मिला है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। जबरदस्त और जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर रेडी फॉर आईपीओ, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर में, हम नवंबर में हमारा प्लान है कि हम आईपीओ के लिए जा रहे हैं। आगे मार्केट की जो सिचुएशन रहती है, पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो टेक्सटाइल सेक्टर में तो आजकल वैसे ही जहां जहां बात करें तो सब कह रहे हैं कि बूम बहुत है, बूम बहुत है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसका यील्ड आप समझ ले मिलना शुरू हो गया है। हमने लास्ट ईयर जो हमारे जो नंबर्स थे, जो हमारी टॉप लाइन थी, जो सेल्स थी, दैट वाज 20 बिलियन। और इस दफा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेल फिगर है वो 33 बिलियन है। अच्छा, तो इसमें एक्सपोर्ट का कितना? ये सारा 100% एक्सपोर्ट है शारिक साहब, अच्छा वी आर अच्छा, एक्सपोर्ट। ग्रेट ग्रेट जी सर, जी जी माशाल्लाह जी, कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू जी जी। टुवर्ड्स तो अभी हमने बैकवर्ड पाकिस्तान। इंटीग्रेशन किया है, हमने वीविंग यूनिट लगाया, स्पिनिंग यूनिट हमारा लग रहा है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में जो हमारे टारगेट्स हैं, बल्कि हमारे बोर्ड की कमेटीज हो रही हैं, हम अपना विजन 2026 जो है वो उसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और कल भी हमारे बोर्ड की मीटिंग थी, और हम इंशाल्लाह ताला हमारा ये प्लान है कि आने वाले दिनों में हमने इस ग्रोथ को कैसे मेंटेन करना है, और अपनी जो बॉटम लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडस्ट्री 4 का जो हमारा एक विजन है, उस पर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्पॉन्सरिंग डायरेक्टर, उसमें खास तौर पर मैं सीईओ का नाम लेना, खुर्रम मुख्तार साहब, इज आल्सो एंगेज विद गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। और उनके विजन के मुताबिक फिर हम खुद एक प्रोफेशनल्स का काफ़ी सारा हमने एक
टैलेंट पूल इकट्ठा किया है, जिसमें हमने बहुत डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जैसे कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड कंट्रोल है, जिसका मैं अक्सर नाम लिया करता हूँ। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में। अभी हम जो लास्ट लिस्ट आई थी, तो हमारा जो उसमें नंबर्स थे, हम 12वीं पोजीशन में थे पूरे पाकिस्तान में। तो हमारा प्लान तो ये है कि अल्लाह करे कि हम टॉप 5 में आ जाएं नंबर्स बढ़ाते हुए। चलो जी, बेस्ट विशेस फॉर यू एंड फॉर योर ग्रुप आल्सो। आईसीएमई की तरफ आते हैं। आपको शायद इलेक्शन में काफी इंटरेक्शन रहा जब एनसी के इलेक्शन चल रहे थे 2021। तो आप जिस फोरम को सपोर्टिव थे, फॉर्चुनेटली दे आर नॉट कमिंग इन, लीडरशिप में नहीं आ सका, मतलब अपनी हुकूमत नहीं बना सका। आपके 3 बंदे टॉप 3 में हैं, लेकिन जो अगले 5 हैं उन्होंने मेजोरिटी दिलवाई। आप नहीं थे टीम में, जबकि 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शन आपने जीते। एक एज ए लीडर के तौर पे जीता, जब आपका जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, आपका फोरम जो है वो आया और आपने लीड किया माशाल्लाह, यू अचीव प्रेसिडेंटशिप। और आपकी प्रेसिडेंटशिप में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत नई चीजें भी सामने आई। फिर उसके बाद आप अपोजिशन में रहे, वाहिद आदमी थे जो आप अपोजिशन में थे, एंड देन यू ड्रॉप आउट। क्या कहेंगे आप, ये जो नतीजा आया है और जो कुछ अपोजिशन के साथ होता है, तो मेरा ख्याल है शायद आपके हवारियों के साथ भी वही कुछ हो रहा है सर। शारिक साहब, मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया है, अगर हम इसको थोड़ा सा आज आपके फोरम पे मैं एक बात बता देता हूँ कि मेरा ये रिजल्ट जो है वो 100% है। बल्कि आप 100% नहीं कह सकते, तो आप इसे 75% कह लें। 75% है, क्योंकि जो मेरी टीम थी, इसमें जो लाहौर से जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे या इस्लामाबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, आपको पता होगा कि हमारे दरमियान में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हुआ, जिसमें बहुत सारी गुफ्तगू चलती रही, आपके भी इल्म में है। तो फिर जो कराची से, क्योंकि कराची मेरा हमेशा से घर रहा है और कराची ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत सपोर्ट किया है, तो जब मैंने फिर एक स्टैंड लिया कि हमें कराची से, हमने 4 बंदों को खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम 3 लोग सक्सेसफुल रहे। और इस तरीके से अगर आप देखें कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो वीड आउट हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वोटर्स ने जो मेरी कंट्रीब्यूशन थी, जो मेरी कमिटमेंट थी और जो मैं कर रहा था इंस्टीट्यूट के साथ, जो मेरे साथ वोटर्स थे, उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया। और उन लोगों को जो नजर आ रहे थे, जो मेरे साथ थे, वो बड़ी काम क्लियर मेजोरिटी के साथ और बड़े बिल्कुल उनमें कोई ये नहीं था, कोई तीसरी चौथी पोजीशन पे नहीं थे, वो बड़ी क्लियर मेजोरिटी के साथ जीते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये रिजल्ट, अगर मैं बहसियत इकबाल गौरी देखूं या एज ए प्रेसिडेंट देखूं कि मुझे लोगों ने, मेंबर्स ने रिकग्नाइज किया कि नहीं किया, तो मुझे अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, एक सवाल की तरफ आते हैं। जाहिर है जब ऑन द हीट ऑफ इलेक्शंस जो है बहुत कुछ होता है। आपके जो अपोनेंट हैं, जाहिर है आप लोगों के भी कुछ एतराज़ात हैं, और हर एक के काम करने का अपना एक तरीक़ेकार होता है, आपका अपना एक विजन है, आपके अपोनेंट का अपना एक विजन है। तो इस दफा उनको दोबारा मैंडेट मिल गया सक्सेसिवली, मतलब वो दोबारा उनके पास मैंडेट आ गया। और जो एक एतराज था कि जी उनको शायद थर्ड टाइम नहीं आना चाहिए ज़िया साहब को, वो तीसरी मरतबा फिर आ गए। तो ये तो मेजोरिटी की राय है, मेजोरिटी ने उनको मान लिया लीडर। क्या कहेंगे आप? देखें, इस पे तो बिल्कुल सही है, जो मेंबर्स की ओपिनियन है उसके हमें बिल्कुल एहतराम करना चाहिए। और मैं इस पे, अगर मेंबर्स की मेजोरिटी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है और फिर उसके अंदर जब उनके वो लोग जीत के आए हैं, फिर उन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है प्रेसिडेंट, तो यस, नो, ही इज माय प्रेसिडेंट, वो मेरे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है, मेरे लिए काबिल इज्जत है। तो ठीक है, ये दिस वाज द मेंबर्स चॉइस, इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना ये कहता हूँ कि जब कोई आदमी को वोट डलता है तो उसकी मुखालफत में भी वोट डलता है। अगर उसको भी इकट्ठा कर लिया जाए तो वो भी एक ओपिनियन बताते हैं कि कितने सारे लोग ये चाह रहे थे कि वो ना आए
लेकिन बहरहाल वो मेजोरिटी में थे। जो हमारा मैकेनिज्म है, एस्टैब्लिश मैकेनिज्म, उसके तहत आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो उनका हक बनता था, उनका राइट बनता था। वो अगर मेंबर्स चाहें तो चौथी तरफ भी आ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये मेरा एक ओपिनियन था मेंबर्स के साथ भी। अब दोबारा के एक आदमी 2 दफा या 3 दफा 2 दफा प्रेसिडेंट रह ले तो मैं समझता हूँ काफी है। जिंदगी के 6 साल, बार बार वो भी मैं कहता हूँ कि 6 साल आप एसोसिएट रहते हैं एक अदारे के साथ, तो एक यकसानियत आ जाती है इंसान के डिसीजन मेकिंग में। वो चीजों को एक ही तरह से देखता है। तो चेंज होती है वो मुआशरे के लिए भी, अदारों के लिए भी, इवन घर में भी। अगर आप चीजों को इधर से उधर हटा के रखें तो आपको वही घर अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कि हालांकि वही चीजें होती हैं, वही घर होता है, लेकिन थोड़ी सी आप चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी हूँ। मैं रोटेशन का बहुत ज्यादा कायल हूँ कि ठीक है, एक आदमी ने काम कर लिया, अब उसको दूसरे काम करने का मौका मिलना चाहिए। एक आदमी एक ही काम को मैं आप ये देखिए, जो फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं वो तीसरी जनरेशन पे जाके खत्म क्यों हो जाते हैं? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि उनकी लर्निंग कर्व रुक जाती है। एक जनरेशन मेहनत करती है, दूसरी जनरेशन मेहनत करती है, तीसरी जनरेशन ये समझती है कि ये जो सक्सेस क्रिएट हुई है ये इस तरीके से होनी है। वो जितनी भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस है वो समझते हैं कि इनका कोई ये बुकिश नॉलेज है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो फिर उसी तरीके से वो तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन में बिजनेस जो है वो आपके, अब देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेस है तीसरी चौथी जनरेशन में खत्म हो गए, क्योंकि उन लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट नहीं किया। वो कहते हैं लर्न टू अनलर्न। वो जो अनलर्निंग का प्रोसेस है रुक जाता है। जब अनलर्निंग का प्रोसेस रुकता है, हम टाइनी सक्सेसेस क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी हमने कामयाबी हासिल की होती है, हम समझते हैं कि बस इसी तरीके से जो बड़ी कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। तो ऐसा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूं कि हमें वक्त के साथ साथ, अभी हम प्रोग्राम करते हैं इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी प्रेसिडेंट है वो एक टर्म सर्व करे, फिर उस छोड़ दे, कुछ नई नई जो एक सोच है उसको आने दे, ताकि वो उसके साथ जिन लोगों ने काम किया है या जो दूसरे हैं लोग वो आके काम करें। और फिर ये एक अदारा है, ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर एक आदमी जिसका बड़ा एक महदूद किस्म का विजन हो, महदूद ही होता है जी। अगर आदमी एक अदारे के अंदर काम कर रहा है और उसके अंदर उसने 20-25 साल गुजार दिए हैं या 15-16 साल गुजार दिए हैं, और उसको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर का नहीं पता, मुझे अगर मैं हूं और मुझे प्राइवेट सेक्टर का ना पता हो या गवर्नमेंट सेक्टर का ना पता हो, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, मुझे प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल अंदाजा ना हो, तो मैं जो प्राइवेट सेक्टर के चैलेंजेस हैं उन्हें समझ नहीं सकता। ना मैं रेगुलेटरी चैलेंजेस को समझ सकता हूँ, ना मैं प्राइवेट सेक्टर के जो स्टेक्स होल्डर है उनके चैलेंजेस को समझ सकता हूँ। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें ये हमारे जो कल यासीन साहब ने एक वर्ड यूज किया था, ब्रदर इंस्टीट्यूट। तो जो हमारा ब्रदर इंस्टीट्यूट फिक्स किया जाता है, उसकी वजह यही है कि वो भी बड़े प्रोफेशनल्स लोग हैं, और इसी वजह से उन लोगों ने ये एक कुछ लोगों की ने, हालांकि उनके रेगुलेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे एज ए ट्रेडिशन ऑप्ट किया है। तो मेरा एक व्यू पॉइंट है, लेकिन अगर मेंबर्स ने उसके ऊपर, मेजोरिटी ने, या जो हमारे अंदर मेजोरिटी मेजर करने का जो मैकेनिज्म है, उस मेजोरिटी ने जिन्होंने वोट किया है, उस मेजोरिटी ने ये फैसला किया, तो हमें उसकी यस, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, एक ऐसी रैंडम सा ख्याल मेरे जहन में है। वो ज़ाहिर है आप मुझसे ज़्यादा अरसे से आईसीएमए की काउंसिल में रहे हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा करीब से देखा है, आपने इलेक्टोरल प्रोसेस को भी देखा है। जो नतीजा आता है, क्योंकि वोटिंग इन्हांस नहीं है हमारे यहाँ, मतलब 100% टर्नआउट तो होता ही नहीं, मतलब 50% भी नहीं पहुंच पाता। क्या बेंचमार्क नहीं होना चाहिए कि भाई कम से कम इतना टर्नआउट हो, और एक सर्टेन बेंचमार्क हो? और प्रेसिडेंट को जाने के लिए, तो प्रेसिडेंटशिप के लिए खाली ये 8 बंदों का डिसीजन ना हो, बल्कि जो वोटिंग टर्नओवर है उसको भी देखा जाए कि भाई किस आदमी को देखिए, ज्यादा इसकी दिया गया। डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हो। हम्म। लेकिन बहरहाल लेके ये हमारे जो रेगुलेशन है उसका और एक्ट के अंदर जो उन्होंने तरीकेकार लिखा है, उसी तरीके से हम प्रोसेस को लेके चलते हैं। हमने रेगुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस की थी। उस चेंजेस के अंदर हमारा यही था मकसद के जी, हम प्रेसिडेंट को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, वाइस प्रेसिडेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था,
और हमें एक प्रोसेस के तहत आना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा उस वक्त हमारे कुछ ऐसे लोग जिस वक्त इंस्टीट्यूट के अंदर बड़े टॉप स्लॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी हमारे खिलाफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गई और हैरत अंगेज तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस रेगुलेशन को वापस कर दिया। तो वो बहरहाल नहीं हो सकी। लेकिन हमने एक जो पॉलिटिकल रिफॉर्म, जो इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए थी, हमने प्रॉपर ड्राफ्ट करके वो रेगुलेशन नेशनल काउंसिल से अप्रूव करके भिजवा दी थी। लेकिन वो अनलकीली वो नहीं हो सका। उसके बाद बहरहाल वो हमारी काउंसिल नहीं रही, हम मिनॉरिटी में, मैं अकेला ही था। तो बहरहाल ये एक प्रोसेस था, वो नहीं हो सका। सही। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा मेंबर्स लेवल के इशू के, मेरे से लोगों के लेवल के इशू के। ये तो खैर आपने ज़्यादा प्रेजेंट लेवल पे बातें की। मैं जैसे अभी सब्सक्रिप्शन, अभी ये कोविड आया, कोविड का एक बहुत बड़ा चैलेंज, और ये मानना पड़ेगा कि इस काउंसिल को जो है ये कोविड का एक जो हिस्ट्री में पहली मर्तबा देखना पड़ा। एजुकेशन हिस्ट्री बहुत सफर हुई, एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत सफर हुई, रादर टू से दैट। तो कुछ मेंबर्स ने एतराज किया कि जी सब्सक्रिप्शन बढ़ाई गई है, हाल दो के बहुत लोगों के लिए बहुत नॉमिनल है, आपके लिए भी शायद कोई हैसियत ना रखती हो, यकीनन नहीं रखती होगी। आप क्या कहेंगे? आप इन हालात में, इन चैलेंजेस में होते तो आप लेते ये इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का डिसीजन, या कभी छोड़ो जी मेंबर्स को जाने दो, फायदा हुआ? देखिए शारिक साहब, आपको पता है कि जब ये कोविड नहीं भी था उस वक्त भी हमने 2-3 ऐसे काम किए थे कि जो हम इनफैक्ट हमें इस इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चर को समझना बड़ा जरूरी है कि ये इंस्टीट्यूट कैसे बना था और इस इंस्टीट्यूट के अंदर किन लोगों ने परफॉर्म किया था। अब ये इन अभी मैं जब अक्सर बात करता हूं कि जब हम इनटेक लेते हैं, किन लोगों की लेते हैं, हालांकि इंस्टीट्यूट के अंदर जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जब इंस्टीट्यूट एक यानी कि बहुत ज्यादा एक एक्टिव रोल इकोनॉमी में प्ले कर रहा था, वो कौन लोग थे, हमने वो अपने एम्बेसडर लूज कर लिए। तो मैं ये कहता हूं कि ये हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। और हमें इस कोविड के अंदर बहुत सारे अदारों ने बहुत सारा सेक्रीफाई किया है। इन्होंने भी, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट से जो वो सैलरी लोन है वो जरूर अप्लाई किया होगा, इन्होंने सैलरी लोन लिया है। हमें बजाय कि अपने अजीज़ो अकारब को या दोस्त को या पॉलिटिकल जो हमारे एफिलिएट हैं, हम उनको नौकरियां दें या उनको हम अदारे का बोझ बढ़ाएं, ओवरहेड बढ़ाएं, तो हमें मेंबर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए था। और जो मेंबर्स जॉबलेस थे उनको लिए हमें कोई पैकेज लेके आना चाहिए था। मैं जरूर पैकेज लेके आता कि जी वो किस तरीके से, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाता, उसको इंस्टीट्यूट का हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते, उनकी जॉब के लिए हम कोशिश करते हैं, जो वर्क एट होम की जो फैसिलिटी है। इंस्टीट्यूट ने बजाय कि एक इसको बड़ा अपफ्रंट आना चाहिए था, इसको आके मेंबर्स के लिए काम करना चाहिए था। और जो सीआरसी डिपार्टमेंट मैं समझता हूं जिसकी मैं परफॉर्मेंस से मैं तो कतई तौर पर खुश नहीं हूं, बल्कि मैं खासा नाराज हूं, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो बड़ा सफर कर रहे हैं। हमारे उसके अंदर सीआरसी डिपार्टमेंट को ये चाहिए था कि जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आते हैं हमारे लोगों के लिए। जो वर्क एट होम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के अंदर आई, रादर के आप वेबिनार कर रहे हैं और लोगों को एक एक अपने सोडो किस्म की वर्किंग आप कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर आप एक उनको एक आप मॉडल बना के देते, बिजनेस मॉडल, फिर उनको उनको फैसिलिटेट करते, असिस्ट करते, तो इंस्टीट्यूट के लिए क्यों। देखिए इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। आप देखिए इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस नहीं हो रही थी, वर्क एट होम चल रहा था, तो एम्प्लॉइज जो था उसके पास बहुत सारा टाइम था। तो मैं ये समझता हूं कि इस क्राइसिस के अंदर आईसीएमए के पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी। वो एक अपॉर्चुनिटी ये थी, हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस अपॉर्चुनिटी में यह था, चाहिए था कि इंस्टीट्यूट को पूरी ओवरऑल, जिसकी जो ओवरऑलिंग की जरूरत थी, जो हमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना चाहिए था, जो हमें एग्जामिनेशन सिस्टम पे काम करना चाहिए था, वो हमें करना चाहिए था। रादर कि हमने एक वो बड़ा कन्वेंशनल सा स्कूल कॉलेजेस की तरह हम फीसें बढ़ा दें। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा रुथलेस डिसीजन था उन मेंबर्स के लिए जो जॉबलेस थे और जो अंडर पेड है उनके लिए भी। तो हमें, मैं ये समझना चाहिए कि अभी ये 2 साल का एक पैकेज जो है वो आईसीएमए की तरफ से आना चाहिए। मेरी ये आवाज मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेशनल काउंसिल से, प्रेसिडेंट आईसीएमए पाकिस्तान से, कि प्लीज जो मेंबर्स हमारे इस वक्त जॉबलेस हैं या अंडर पेड हैं, उनसे आप एक डिक्लेरेशन ले लें, भले से उनको इंस्टॉलमेंट में कर दें या उनका डेफर कर दें, अगर आप पे नहीं अभी वो नहीं कर सकते, तो ये सब्सक्रिप्शन वाला मामला जो है इसको फौरी तौर पर उन्हें देखना चाहिए।
अच्छा, अभी रिसेंटली जो आपने कोविड के हवाले से बात की, मैं इस बात का थोड़ा सा आपको डेफिनेटली मतलब सेकंड जरूर करूंगा, क्योंकि जब ये कोविड का आया और ये वर्क एट होम वाला आया, और इस वक्त भी हम, मैं और आप जो हैं वो फैसलाबाद और कराची में जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं, और दुनिया भर में लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए। इस चीज का मैंने भी बहुत ज्यादा इसका एक्सपीरियंस किया कि अक्रॉस द वर्ल्ड आप कनेक्ट हुए। तो काम की अपॉर्चुनिटीज तो यकीनन सीएमए प्रैक्टिस के लिए निकल सकती थी, तो सीएमए प्रैक्टिस का रोल इस दौरान मजीद बढ़ना नहीं चाहिए था? मतलब जी जो। बिल्कुल बढ़ना चाहिए था। इसमें मैं यही मैंने आपसे गुजारिश की। आपको पता होगा कि आप हमने बहुत सारे काम फर्स्ट एवर किए थे, जिसको कोई और इंस्टीट्यूट जिसने फोटोकॉपी और मशीन रखी है, और हमारे जो बहुत सारे काम है वो अपने पास फोटोकॉपी करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं उस वक्त भी, हमने आपको पता है, एक इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट दिया था और एक मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। वो एक वो जो टैलेंट के दरमियान में गैप था उसको ब्रिज करने के लिए था। इनको जो सीनियर और जूनियर टैलेंट है उसको ब्रिज करने के लिए हमने वो प्लेटफॉर्म दिया था। और इसी तरीके से जो उस वक्त अगर ये इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट जो है उसको आगे लेके चलते, हालांकि उसके बाद लोगों ने स्टार्टअप्स वगैरह के ऊपर बड़ा काम किया, तो आपको ये अप्रिशिएट, मेरा ख्याल आपको भी ये अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि लोग आज जिस कॉन्सेप्ट को आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका हमने 2016-17 में इंप्लीमेंट कर दिया था, और आज लोग उसको कॉपी करके अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे। तो मैं ये चाह रहा था, ये मेरी ये इस काउंसिल को ये चाहिए था कि ये मेंबर्स के लिए बाकायदा उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए जो वर्क फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर दे। किसी को अगर आप जैसे वर्क एट होम के लिए वो बहुत सारे अदारों से बाहर की जा सकती थी, और इंस्टीट्यूट जो हमारा सीआरसी डिपार्टमेंट है उसको चाहिए था कि वो एक बकायदा एक, मैं वो वही दोबारा बात करने लगा हूँ, आप कहेंगे रेपिटेशन हो रही है, कि उन्हें एक बिजनेस मॉडल जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। और फिर उसको अपने जितने मेरे मेंबर्स थे उनको जो प्रैक्टिसिंग मेंबर थे उनकी मार्केटिंग करते, उनको उनके साथ बैठते, उनके साथ एक लेके, और फिर उसको रोल आउट करता सीआरसी डिपार्टमेंट। लेकिन मैं समझता हूँ इस मामले पे हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह सके। और देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसके अंदर जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में चले गई। अब आप हैरान होंगे कि कोविड में वो यूनिवर्सिटीज कैसे प्रॉफिट में गई। जो यूनिवर्सिटीज पहले क्लास में कोचिंग क्लासेस जिनकी होती थी, वहां पे टीचर भी आते थे, वहां पे स्टाफ भी आता था, बहुत सारा ओवरहेड था। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर चला सकते हैं, या आप उनको लिए एक टीचर के से पूरे पाकिस्तान से आप एक क्लास ले सकते हैं। अगर आप फर्ज करें जहां आप 50 बंदों के लिए लदा आपको फैकल्टी लेना पड़ती थी, तो आप टॉप ऑफ द टॉप फैकल्टी ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल एफिलिएशन से बाहर जाएं तो आप बेस्ट जो फैकल्टी है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सबको पता है, ठीक है। तो हम वो एक लेते, उसको हम ऑनलाइन लेते, और उस हमारा ओवरहेड भी कम होता है। और इस तरीके से जो बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिन्हें अकाउंटेंसी सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज वो चाहिए थी, और वो हम अपने मेंबर्स को दे सकते थे। शारिक साहब, मैं आपको अभी भी बताऊं, डिस्पाइट ऑल दिस क्राइसिस, ये सारे क्राइसिस के बावजूद इंडस्ट्री में अभी भी टैलेंट की कमी है। मुझे अपने अदारे में आज भी क्वालिफाइड जो इंडस्ट्री का नॉलेज रखते हैं और रियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जरूरत है। तो मैं इंडस्ट्री जो है उसके पास हम इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हम उसको नहीं दे रहे। मैं ये समझता हूं कि अगर हम यही प्रोडक्ट के ऊपर काम किया होता हमने, और हमने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझा होता, तो आज हमारा, देखिए हमने कोशिश की थी, हमने पूरा एक सिलेबस बना के दिया और उस सिलेबस को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। और उस सिलेबस के ऊपर जब मैंने इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा जी ये काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये काम नहीं कर रहे, हमारे क्वैक्स ये काम कर रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी थी वो इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी काम ये हो रहा है, हमें अपनी प्रोडक्ट हम रोल आउट नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा मेंबर जॉबलेस भी है, अंडरपेड भी है। तो जो इस तरह के क्राइसिस आते हैं फिर उनके लिए फी पे करना भी एक चैलेंज बन जाता है। तो ये इसका जो लिंक बनता है वो हमारी प्रोडक्ट से बनता है। हमारा एक मेंबर इंडस्ट्री में जाके सीख लेता है काम, उसने कॉस्पॉन्डिंग पढ़ी होती है, लेकिन वो जो एक उसकी फाउंडेशन हम बनाने जा रहे थे कि उसको रियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाया जा सके, वो बड़ी लैक करती है। हमारी
हमारे जो लोग लीड कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ उनको उनको इंडस्ट्री के अंदर 2-2 3-3 साल उनकी आर्टिकलशिप होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो हमारे इस वक्त सरकर्दा लीडर्स हैं उन्हें इंडस्ट्री में भेजना चाहिए, उन्हें जाके देखना चाहिए कि इंडस्ट्री को क्या जरूरत है। जिसने सारी जिंदगी इंडस्ट्री में काम नहीं किया हो वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ सकता। प्लीज देखिए, मैं ये आपको बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि मैं क्यों पीछे हटा था। आपने भी मुझे कहा, बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे कहा कि जी गौरी साहब आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था। मैंने कहा जी मैंने 6 साल सर्व किया, मैंने 3 साल गवर्नमेंट यानी कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सर्व किया, 3 साल अपोजिशन में किया। मैंने अपनी इनपुट जो थी मैंने इसमें दे दी। अच्छा किया बुरा किया, लेट मेंबर टू डिसाइड। अब बात ये, चले गैप आएगा देखेंगे, आगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, क्या टीम बनती है वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त ये फी का प्रॉब्लम इसलिए मेंबर्स के लिए बन रहा है कि हमारा जो मार्केटिंग टूल है, जो सीआरसी डिपार्टमेंट है, या जो हमारी जो प्रोडक्ट है, वो जो हम एजुकेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसको हमें उस दोनों के ऊपर काम करने की जरूरत है। इसमें मैं पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें इंडस्ट्री के साथ डायलॉग्स करने चाहिए। हमें किसी पॉलिटिक्स में गए बगैर, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, देखिए बात सुने शारिक साहब, इसमें ये 6000 मेंबर्स के अंदर हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन पैन पाकिस्तान जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी कौंसल हो, मैं अगर ओपोजिशन में बैठा हूं वो मेरी कौंसल है, वो मेरा प्रेसिडेंट है, वो मेरा इंस्टीट्यूट है, तो वहां मैं ये बात नहीं कर सकता कि जी हमारा सिलेबस का चैलेंज है, हमारा सीआरसी का चैलेंज है। तो हमने बड़े सगीर साहब ने भी, मैंने भी, और मैं अहरार साहब की बात करता हूं, उन्होंने बड़ा तावन का ऑफर की थी। मैं अभी भी कहता हूं कि इंडस्ट्री के साथ इन लोगों ने जो भी डायलॉग्स करने हैं मुझे बताएं, मैं इनको लिए इनकी कोऑर्डिनेशन करवा सकता हूं। पावर सेक्टर में इन्होंने डायलॉग्स करें ये लोग, ये पावर सेक्टर के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, ये खुद भी कर सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के साथ इन्हें करना चाहिए, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्हें काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं तो, मेरे पास कुछ यंगस्टर्स आए थे कि जी हमें गौरी साहब अपने ब्रांच का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो मुझे बताया, मेरे स्टूडेंट्स थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा देखिए, मैं आपको आप ठीक है, यू आर ए गुड पॉलिटिकल मटेरियल फॉर मी कि मैं आप लोगों को करूं, आप लोग इसमें जाएं, लेकिन मैंने उन्हें मना किया। मैं कहा पहले आप अपने करियर को सेट करें। हमने बहुत जरा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर लिया अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, हमें उसको भी कम करना है। अच्छा, ये सारी चीजें कम होंगी तो काउंसिल के ऊपर प्रेशर भी कम होगा, फिर काउंसिल जो है पॉलिटिकल डिसीजन नहीं करेगी। आपको पता है कि हमने तकरीबन जितने भी मेरे डिसीजन थे, तो हमारा उसमें बहुत सारा डिफरेंस हमारे दोस्तों में भी आता था, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होते थे। तो जब आप पॉलिटिकल डिसीजन करेंगे और जब आपको दोस्तों को साथ लेके चलने की आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको होगा कि मैं किसी बंदे को, ये ओवरहेड्स बढ़ते जाएंगे इंस्टीट्यूट के, तो फिर हम मेंबर्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो गौरी साहब, अभी जो आपने कोचिंग के हवाले से भी बात की स्टूडेंट को, तो कोविड के अंदर इन्होंने आई थिंक ये किया हुआ है कि जो ज़ाहिर जूम के ऊपर क्लासेस हो रही हैं, तो ये तो हिट आई, तो फिजिकली जो थे, जो टीचर्स थे, तो उसका नंबर ऑफ टीचर्स कम हो गया, वो एक को वो तो किया आगे, और एग्जामिनेशन को भी ऑनलाइन लेकर आए कि शायद और किसी ने नहीं किया, या आईसीएमआई ने पहली दफा किया कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिए, तो आप ये इनिशिएटिव तो लिए गए। अब इसको, इसकी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या रही, या आप समझते हैं कि इनिशिएटिव नहीं लिए गए थे? तो मार्केट में तो न्यूज यही है कि इनिशिएटिव लिए गए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि रिजल्ट, अगर इस पे थोड़ा सा मेंबर्स को गाइड करें कि रिजल्ट अच्छा है, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, या ये पहली दफा तजुर्बा किया गया, तो जैसे फेसबुक पे चल रहा होता है बहुत सारी चीजों के बारे में, तो ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसी किस्म की बात है। शारिक साहब देखें, ये जो ऑनलाइन का इन लोगों ने डिसीजन लिया, ये बड़ा एक, मैं भी उस वक्त काउंसिल का हिस्सा था, ठीक है ना, तो ये कोविड स्टार्ट हुआ है आपका फेब 20, मिड ऑफ 20 में। हाँ जी। और ये काउंसिल कब स्टार्ट हुई है? ये आप समझ लें 21, ये अभी 21 में स्टार्ट हुई है ना, जनवरी में। 21 में स्टार्ट हुई। हाँ, जब आप थे तभी आ तो चुका था। मैं अब आपको, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड बता दी थी,
तो इसलिए मुझे ऑन रिकॉर्ड करने में इसकी जरूरत नहीं है। जब ये प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने खुद फोन किया अपने काउंसिल के एक मेंबर से जो मेरा पॉलिटिकल ओपोनेंट है। मैंने उन्हें कहा कि भाई जो भी उनका नाम है कि हम आप लोग प्लीज, मैं ये ऑन आपको अगर ऑन बोर्ड आके काउंसिल में बैठ के प्रपोजल दूंगा तो शायद ये पॉलिटिकल बन जाए और आपके लोग इसकी मुखालफत करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि आईसीएमए को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। ये मेरी प्रपोजल उस वक्त थी जब ये डिसीजन नहीं हुआ था। और फिर उन लोगों ने जब ऑनलाइन का प्रपोजल लेके आए तो मैंने उसके ऊपर बिल्कुल काउंसिल को सपोर्ट किया और मैं उसको अप्रिशिएट किया। वो उन साहब ने जिनसे मैंने ये कॉल किया तो जो लास्ट मीटिंग थी उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बता दिया कि गौरी साहब ने मुझे फोन करके इसके ऊपर हमें ताउन का यकीन भी दिलवाया था। अच्छा, अगली बात ये मैं कहना ये चाह रहा था, ये सारे काम हुए हैं, मैं कहना ये चाह रहा था कि इसके साथ जब ये सारे काम हम इंस्टीट्यूट को नहीं, हम कैंपसेस को नहीं रन कर रहे थे ना, तो जब हम कैंपसेस को नहीं रन कर रहे थे तो हमें जो अपनी वर्क फोर्स थी, जो हमारे पास एक लंबी फोर्स है, इतना बड़ा हमने इंस्टीट्यूट बना दिया हुआ है, तो उन्हें हम सीआरसी के कामों पे लगाते, उन्हें हम ब्रांडिंग पे लगाते, उसे हम इंस्टीट्यूट जो मेंबर्स है उसको फैसिलिटेट करने पे लगाते, उनको मेंबर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पे लगाते। ये मेरा कहने का मकसद था कि, और दूसरा ये था कि क्वालिटी जो है, देखिए अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस में मुझे इस पे मैं कोई बात नहीं कहना चाह रहा, सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं, लेकिन मार्केट खुद बोल रही होती है। अब मार्केट जो है ना, मार्केट बड़ी रुथलेस है, मार्केट प्रॉपर रिस्पॉन्स करती है, बड़ा ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स होता है। अगर आप कहें ना कि मार्केट जो है, मार्केट कभी डिसऑनेस्ट नहीं होती, मार्केट जो है ना वो मैं ये समझता हूँ उसका रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल ठीक, वो सही मेजर कर रही होती है। ठीक है, कई दफा कोई इन्फ्लुएंस हो जाती है कोई ओपिनियन, लेकिन अक्सर जो देखा गया है मार्केट जो उसका रिस्पॉन्स बड़ा ऑनेस्ट होता है। तो आप देख ले मार्केट के अंदर रिस्पॉन्स है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपनी ओपिनियन पे महफूज कर लेता हूँ। ठीक ठीक जी। अच्छा, अब थोड़ा सा शायद थोड़ा सा पॉलिटिसाइज सवाल हो जाए। जब आप लोगों की कैंपेन चल रही थी तो एक कैंपेन का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि तीसरी मर्तबा किसी साहब को नहीं, अभी आपने भी अपनी बात में इजहार भी किया कि तीसरी मर्तबा नहीं आना चाहिए, अब स्टेप डाउन करना चाहिए, आइदर वो जीत जाते हैं। तो मार्केट में अब तो यही न्यूज आ रही है कि शायद नेक्स्ट ईयर ऐसा हो जाएगा, वो स्टेप डाउन हो जाते हैं। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्या कमाल डिप्लोमेसी पाई है शारिक साहब आपने। अच्छा, क्या आप बिटवीन द लाइन बात करते हैं। मसलन आपने इंटरव्यू कर रहे थे और आपने डायरेक्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ द हॉर्सेस ये क्वेश्चन किया। मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मलिक शहजाद साहब से जी और उन्होंने आपको, आपकी प्रोग्राम से मैंने ये देखा है, उन्होंने आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल ओपन वाइवर्ड आपको आंसर किया है कि जी हम जनवरी फरवरी में ये प्रेसिडेंटशिप चेंज हो जाएगी। और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ताला वो, यानी कि मैं मतलब कि शहजाद मलिक प्रेसिडेंट होंगे। और उन्होंने कहा जी कुछ पेंडिंग काम है, मैंने सुना है वो उनका इंटरव्यू जिसमें कहा जी कुछ पेंडिंग काम है, वो हमारे जो जाने वाले मेरे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो उसको सरंजाम देना चाहते हैं। तो ये तो मैंने आपके इंटरव्यू में सुना, तो आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो आपका एजेंडा का हिस्सा था तो वो तो होने जा रहा है, अब आपने सुन ही लिया है तो नीड टू अप्रिशिएट इट, नीड टू नहीं अप्रिशिएट इट। बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ शारिक साहब। ये देखें, जो भी चेंज आती है वो आने वाले दिनों में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर हो, पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंदर हो, और फिर ऐसी जो पब्लिक अकाउंट्स पीओ जो होती हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसके अंदर तो चेंज बड़ी जरूरी है। अगर ये चेंज जरूरी ना हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता है कि एक ग्रेड 20 का, 21 का, 22 का एक ऑफिसर इसके ऊपर अपॉइंट कर दिया जाएगा।
ठीक है, और वो इसको अदारे को रन करेगा एज सीईओ। कहा भी जाता है कि पेड सीईओ ले आए, वो करे, वो रन करे जी, तो बिल्कुल सही है, वो अपना काम करे जो ऑपरेशन लेवल के काम है, लेकिन ये जो है अदारे को लीड करना, उसके डायरेक्शन को सेट करना, तो मैं समझता हूँ अगर वो चेंज करने जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए वो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ जो मैं ये समझता हूँ, मेरा जो इनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ पावर का है। चीजों को एक खास डायरेक्शन में जो उनका लेके चलने का और खास डायरेक्शन में लेके चलने का उनका अपना अंदाज है। मैं ये समझता हूं कि अदारे को की जो पॉलिसीज हैं वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, या वो उसके अंदर बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स होनी चाहिए। अब हो सकता है दूसरे साहिबान वो भी ये समझ रहे हो, लेकिन उनका काम करने का अंदाज मुझसे मुख्तलिफ हो। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात है, मेरा अपना एक्सपोजर है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं जरा अपना जितना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर या गवर्नेंस के ऊपर और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर ज्यादा मेरा जोर है, शायद कुछ दोस्तों का नहीं है। लेकिन जो चेंज होने जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट के लिए और खास तौर पर शहजाद मलिक साहब के आने से मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उनका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया हुआ है, और फिर उनका ये भी एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का। तो देखते हैं वो क्या काम करते हैं, ये तो सारा काम करने से वो किस तरीके से अदारे को लेके चलते हैं। गुड लक टू हिम। जी, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू शहजाद साहब, जो है कि उन्होंने लाइव प्रोग्राम था वो यासीन साहब का, उसके अंदर उस सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया था। एनीवे सर, मूव फॉरवर्ड। थिंक विश आईसीएमए के हवाले से हमें अच्छी उम्मीदें ही रखनी चाहिए कि बहरहाल हर आदमी जो अपना काम करने का एक अंदाज होता है, एक विजन होता है, उस हिसाब से काम करता है। तो उसमें प्रोफेशनल लिफ्ट तो हो सकती हैं, पर्सनल नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे सब एक सवाल ये करना चाहूंगा कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में मेंबर्स ने एक फोरम को मैंडेट दिया है। जाहिर है आपका एक विजन है, आपकी टीम का एक विजन है। नेक्स्ट टाइम 2 साल और रह गए, साल भी पूरा होने को जा रहा है, 2 साल बाद दोबारा सब ये नेशनल काउंसिल के इलेक्शन आते हैं। क्या एजेंडा लेके आना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, या अभी खैर ये जरा प्री मेच्योर क्वेश्चन है आपके ख्याल से, क्योंकि आप देखिए शारिक साहब, अभी ना रियलिटीज बड़ी चेंज हो गई हैं। अभी हमें ये जो है ना, जिस तरीके से हम पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये इट वुड बी रादर वेरी डिफिकल्ट कि हम इसमें सरवाइव कर सके। रियलिटीज चेंज हो गई हैं, दुनिया चेंज हो रही है, इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहे हैं। हमें एक बड़ी ऐसी डायनामिक लीडरशिप की जरूरत है, हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूट की जरूरत है, हमें ऐसी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री की जरूरियात के मुताबिक हो। आज अगर हम लोगों को सिलेबस हमने जो सिलेबस चेंज किया था, अनलकीली उसको दोबारा उन्होंने चेंज कर दिया बड़ी जल्दी, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैनेजमेंट कॉन्टेंसी के हवाले से, उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। मैं ये समझता हूं कि अगर हमने अपने आप को यूनिक प्रोडक्ट हमने ना दी, और हमने अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर ब्रांड ना किया, प्लेस ना किया, तो शायद फिर हमारा नाम भी ना हो दास्तान में। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता हमें आगे की तरफ नहीं लेके नहीं जा रहा, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। अभी अगर हम ये कहें कि अगर हम इंस्टीट्यूट को कमर्शियली वायबल करने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि हमें कमर्शियली नहीं, हमें उसका जो कमर्शियली तो वायबल तभी होगा ना। देखिए एक कौंसल आती है, वो नुकसान करती है, थोड़ा करती है ना, अगली कौंसल में आकर नुकसान ज्यादा हो जाता है। और एक कौंसल जाती है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट करके देके जाती है, और आने वाली कौंसल उसको एंजॉय करती है। अब यही देखें, बिलग्रामी साहब थे, वो अदारे को देखे गए, आगे वाली कौंसल को प्रॉफिट हुआ, फिर कौंसल जब गई तो वो लॉस में देके गई, फिर जब हम आए तो हम तो उसी लॉस के साथ और इतना बड़ा ओवरहेड जो छोड़ के गए थे, हम उनके साथ लड़ रहे थे। इसके बावजूद भी 100 से ज्यादा इनिशिएटिव्स थे शारिक साहब, और वो फर्स्ट एवर इनिशिएटिव्स थे। मैं जब शेयर करता हूँ रीजन में लोगों के साथ, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इवन ऑस्ट्रेलिया, लोगों की बड़ी एप्रिसिएशन मुझे आई। हमने एग्जामिनेशन सिस्टम को ओवरऑल कर दिया, हमने एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल कर दिया, हमने सीआरसी को ओवरऑल कर दिया था, हमने आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट और उसके सारे का सारा उसकी आउटलुक चेंज कर दी, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आज उसके अंदर क्या है,
जो हम छोड़ के गए वहां से कोई चीज ऐड हुई हो, कुछ में बता दें, एजुकेशन के एरिया में कुछ चीज ऐड हुई हो, एग्जामिनेशन सिस्टम के में कोई एडिशन हुआ हो, जहां हम छोड़ के गए थे चीजें उससे पीछे आई हैं। आप देखें कि हमने एक एजुकेशन सिस्टम दिया जिसमें आप एक रियल मैनेजमेंट कंटेंट प्रोड्यूस करने जा रहे थे, आप उसको आप लिखते नहीं कॉर्पोरेट लीडर। आज आप रोज वो आता है आपके मेल में जी ओवर कॉर्पोरेट लीडर्स, भाई आप लिखे ओवर मैनेजमेंट कंटेंट्स, आप इंडस्ट्री को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूट का नाम कॉर्पोरेट लीडर नहीं है प्लीज, आपके इंस्टीट्यूट का नाम मैनेजमेंट कंटेंट है। तो आप लोगों को बताएं कि दीज आर माई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कंटेंट्स। भाई आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, यू शुड नॉट शाइंग। आप उसमें वो कहते हैं ना कि एक मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक कहावत है, तो आपको शर्म किस बात की है? आप खुले दिल से कहें। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने यासीन के इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे तो मैं कहता हूं कि हमें मैनेजमेंट कंटेंट को अपने कॉन्टेंसी को अपने ऊपर हावी करना चाहिए, हमें उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसे एग्जिबिट करना चाहिए, और फिर देखें आपको सोसाइटी, आपको इंडस्ट्री किस तरीके से नवाजती है। देखिए मैनेजमेंट कॉन्टेंसी के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं मैं मैनेजमेंट कॉन्टेंसी करने के लिए बंदा भेज रहा हूं, लेकिन उसे अकाउंटिंग आती है, वो अकाउंटिंग उतनी आती है जितनी किसी और इंस्टीट्यूट को आती है, उसे टैक्स भी उतना ही आता है, लेकिन उसे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी नहीं आती। अगर हम ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो बंदा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से बिल्कुल उसकी अवेयरनेस कम हो और उसको पता ना हो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है क्या और हमने क्या, अगर हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की दो चार, अगर हम जो वो हम पढ़ते आ रहे हैं दो बुक्स वही पढ़ा के और ये समझ रहे हैं कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पढ़ा दी, ऐसा नहीं शारिक भाई। अब दुनिया बदल रही है। अब आज ईआरपी के अंदर, एसएपी के अंदर मैंने बताया था जो मदर ऑफ एसएपी जो मॉड्यूल है वो कंट्रोलिंग एसईओ है, ठीक है। उसके जरिए ही आपने दूसरे मॉड्यूल्स को कंट्रोल करना होता है। इसी तरीके से अगर आपकी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी स्ट्रांग होगी तो आपका जो स्टूडेंट है, जो मेंबर है, वो अकाउंटेंट से बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा और वो बड़ी जल्दी मैनेजमेंट के जो उसका थिंक टैंक है उसका हिस्सा बनेगा। फिर वो सीएफओ भी बन सकता है, फिर वो सीओ भी बन सकता है। लेकिन अगर वो मैंने तो जिंदगी, मैं तो कहता हूं कि जो अकाउंटेंसी तो एक बीकॉम भी कर सकता है, एसीएम में भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, सीपीए भी कर सकता है। अकाउंटेंसी कोई आपकी यूएसपी नहीं है। आपकी यूएसपी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है। तो जब तक हम मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के ऊपर काम नहीं करेंगे, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मेंबर्स हैं उनको हम एंगेज करें, इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जाके बताएं कि जनाब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आप कोएक्स से करवा रहे हैं। मैं दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हो रही है, ये नहीं कि इंडस्ट्री में मैनेजमेंट अकाउंटेंसी नहीं हो रही, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी हो रही है लेकिन उसे क्वैक्स कर रहे हैं, ठीक है। वो उनको बताएं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, आप ये जो फंक्शन है इनको परफॉर्म करने दें। जैसे कि पहले सीएफओ के लिए सारे लोग एलिजिबल थे, उसके ऊपर जितनी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया ने जाके रेगुलेटर्स को एंगेज किया कि ये आप सीएफओ का रोल क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स को दें, तो आप उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिटरमिन होगी। तो इसलिए आप इंडस्ट्री को जाके बताएंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं। मैंने देखा अब तो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आती हैं हमारे पास, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे पास आती हैं, वो बताती हैं कि नहीं हम ये रिसर्च कर रहे हैं। और इंडस्ट्री, अच्छा इस वक्त इंडस्ट्री का और एकेडमिया का जो लिंकेज है ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बड़ा ब्लीक है। मैं बहुत सारे फोरम के ऊपर कहता हूं कि यूनिवर्सिटीज को भी और जितनी हमारी प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इंडस्ट्री के साथ बड़ा क्लोजली काम करने की जरूरत है। और आपको याद होगा हमने इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे एमओयू साइन किए थे यूनिवर्सिटीज के साथ, और फिर हम इंडस्ट्री के साथ भी एमओयू साइन करने जा रहे थे रिसर्च के। और वो जो हमने रिसर्च जर्नल का काम किया था शारिक साहब, मुझे बड़ा अफसोस है वो भी हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। वो एक पहला रिसर्च जर्नल था जो हमने पब्लिश करने गए थे, तो उसके ऊपर दोबारा काम ही नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि हमें अदारे के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, और वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का सिर्फ इस वजह से ना हो कि वो पर्सनैलिटी की कंटिन्यूटी ऑफ इरा हो। देखिए जो अच्छी चीज है, अगर बहुत हमारा इंस्टीट्यूट इतना जरा उसके अंदर पॉलिटिक्स आ गई है कि अभी एक मैं बता रहा था वाकया
एक एजेंडा मेरा दोस्त लेके आया, मेरा पॉलिटिकल ओपोनेंट, मैं मिनॉरिटी में था काउंसिल के अंदर। अच्छा, उस एजेंडे की मैंने उस एजेंडे को सपोर्ट कर दिया कि शारिक साहब, जब मैंने उस एजेंडे को सपोर्ट किया तो काउंसिल ने वो एजेंडा ही वापस ले लिया। जी, आवाज आ रही है आपको? मैं प्लीज। आपको नहीं सुन पा रहा। जी जी बोले जी, गौरी साहब कंटिन्यू करें। जी जी, मैंने बात कर दी थी, मैं वो यही कह रहा था कि बस ये कि हमें ये सारे फ्रंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। सही सही। देखिए, जो बहरहाल आपने बहुत जो वंडरफुल क्लैरिफिकेशन दे दी, ये है फैक्ट है। अब थोड़ा सा आपसे और आगे की बात करते हैं। जो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की कि जी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो और एक तरफ आपने ये भी कहा कि जी हमारे पास जो है, आप अपनी इंडस्ट्री में भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि जी आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट अच्छे नहीं मिल रहे। अच्छा, एक सवाल मैं जरूर कहूंगा, जब भी आपने कॉर्पोरेट लीडर्स की बात की कि भाई कॉर्पोरेट लीडर्स का लफ्ज आ रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, तो हम भी तो, आप लीडर्स फोरम के हेड हैं और लीडर फोरम को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको हेड भी कर रहे हैं, तो आईसीएमए इज सपोज टू प्रोड्यूस लीडर्स, तो कॉर्पोरेट लीडर्स के लफ्ज पे क्यों एतराज है आपको? मैनेजमेंट नहीं अकाउंटेंट नहीं, क्यों नहीं? मुझे मुझे हम तो मुझे सारी चीजें बिल्कुल देखते हैं। एतराज नहीं है शारिक साहब। देखिए, एतराज नहीं है। ये एक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स होती हैं, अपनी ब्रांडिंग की टेक्निक्स होती हैं। आप माशाल्लाह डिजिटल मीडिया में आप की एंट्री हो चुकी है। आप जब सोसाइटी, आपको ये देखना पड़ता है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या आप घर में आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगी तो आपका जो वोकैबुलरी है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन जैसे ही आप अपने नेबर के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, फिर आप सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, फिर जब शहर में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर आप विद इन पाकिस्तान, फिर अब्रॉड कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो चेंज होगा, उसका स्टाइल भी चेंज होगा, आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी चेंज होगी। तो इस तरीके से जब हम सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं, अपना मैसेज भिजवा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर जो मेरी मेन प्रोडक्ट है वो उसको पहले रखना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो सके। अगर हमें लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग इज आल्सो एन आर्ट। और ये हमें हमारा जो सीआरसी डिपार्टमेंट है, मैं बार बार सीआरसी डिपार्टमेंट की बात करूं, उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो भी चेयरमैन हैं। लेकिन ये काम मैं पहले भी कहा करता हूं कि आपकी अगर इक्विटी एरोड हो जाए, फाइनेंशियल इक्विटी एरोड हो जाए, तो वो वापस आ सकती है। अगर आपकी ब्रांड इक्विटी एरोड हो जाए तो वापस नहीं आ सकती। जी तो जी। बहुत सारे अदारे हैं जो जिनके फाइनेंशियल मसल्स वीक हो जाते हैं, लेकिन उनका वो ब्रांड काम करता रहता है, उनकी ब्रांडिंग सक्सेसफुल रहती है, और फिर उसके बाद उनके फाइनेंशियल मसल्स भी ठीक हो जाते हैं। और लेकिन जब किसी का ब्रांड वीक हो जाए तो फाइनेंशियल मसल जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाए, अदारे खत्म हो जाते हैं। फिर उन्हें ब्रांडिंग के ऊपर काम कर, या तो फिर ब्रांडिंग के ऊपर काम करें अपने फाइनेंशियल मसल्स के साथ। तो बस वो मेरा तो ये कहने का मकसद है, मैं इसको क्रिटिसाइज करने का, मैं बहुत सारी चीजों, या आपने मुझसे क्वेश्चन कर लिया तो मैंने इस पे रिस्पॉन्स कर दिया, वरना मैंने कभी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में मैंने इसके ऊपर कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया। तो हम फैमिली के अंदर बात कर रहे हैं तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहिए। और खास तौर पर जब हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गौरी साहब। अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के का तकाजा कर रही है। बट आई होप कि हमें जो अपने लिसनर्स हैं उनका पेशेंस भी देखना है कि उनको अपने कई घंटे इंगेज नहीं करना। तो वी सपोज टू बी डू अनदर सेशन विद यू। तो अभी फिलहाल इस सेशन को थोड़ा सा यहाँ पे कट करते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल जरूर कर लूंगा, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर देन आपसे कुछ सवालात और हैं जो पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन में करते हैं। अभी इनटेक पे बहुत ज्यादा बात होती है कि इनटेक बड़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस भी है। आप खुद भी इस बात को कह रहे हैं कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो इनटेक तो बढ़नी चाहिए ना। इनटेक अगर आ रही है ज्यादा, और इस वक्त चैलेंजेस भी हैं।
आप खुद भी पास में मुख्तलिफ एमओयूज एमआरएस जो हैं वो करते रहे हैं, और इस वक्त कुछ एतराज़ात जो लोगों से सुनने में आया कि जी हमने बिल्कुल एक उसी बॉडी के साथ हमने कुछ एमओयू साइन कर लिया या उसके साथ कोलैबोरेशन में चल रहे हैं जो हमारा एक तरह से कंपिटिटर है, क्या कहेंगे आप इस पे? शारिक साहब, मैं पहले तो ये कहूं कि मैंने ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट कंटेंट क्वालिटी के नहीं आ रहे। देखें, जो आदमी ये इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपना डिस्क्लेमर देता हूं कि जो मेंबर हमारा क्वालिफाई करता है वो जो भी स्टैंडर्ड्स डिटरमिन किए हैं इंस्टीट्यूट ने, वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पास होता है। उसकी उसकी मेहनत में या उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल वो अगर उसने मेरे साथ पास किया, जो उन्होंने बाद में पास किया, जो आने वाले पास करेंगे, तो इंस्टीट्यूट का जो हमारा एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। वो किसी भी काउंसिल में हो, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि कोई कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। वो काम करने का अंदाज में फर्क हो सकता है, लेकिन उसके उसके स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज करने के ऊपर कोई भी, मैं नहीं समझता कोई करता हो। दूसरा, मैं सिर्फ जो ये ना कहना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा सा दोबारा मैसेज को क्लियर और कर दूं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करने के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हमारा सिलेबस अलाइंड नहीं है। ठीक है, अगर मेरा सिलेबस अलाइंड नहीं है, अगर मेरे बच्चे, जो मेरा क्वालिफाइड नौजवान वहां पे आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि मंथली एमआईएस जो बननी है, जो बोर्ड के अंदर प्रेजेंट होनी है, उसके अंदर वो क्या बननी है, उसको ये बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है कि बिजनेस प्लान बनना है 5 साल का या 3 साल का, या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी है। उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर उसने बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, क्या उसने उसको बताया गया कि बिजनेस प्लान कैसे बनना है। फिर बिजनेस प्लान बनना है तो उसका फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनना है। फिर अगर फाइनेंशियल मॉडल बनना है तो उसके जो केपीएस तय होने हैं वो कैसे तय होने हैं। क्या उसने कोई बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर काम, अभी तो देखिए, बात सुने, अभी तो लोग जो दुनिया आगे जा रही, ब्लॉकचेन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है। तो क्या हमने अपने मेंबर्स को तैयार किया है कि वो इंडस्ट्री के अंदर जाके बिग डाटा के ऊपर काम कर सकें? देखिए, बिग डाटा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या हम स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं? क्या हम स्टूडेंट्स का एक, देखिए एक और चैलेंज है शारिक साहब, जरा हमें समझना चाहिए, एक पूरे अकाउंटिंग प्रोफेशन को चैलेंज आने जा रहा है। ये जो आईटी के अंदर रेवोल्यूशन आया है, ये जो जितना सारा आगे हैपनिंग्स हो रही हैं, तो पूरे अकाउंटिंग प्रोफेशन को एक चैलेंज आने जा रहा है। तो इसमें मैं समझता हूं कि आईसीएमए को तो एक फॉरवर्ड लुकिंग एक अप्रोच रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट को आज सबसे पहले ये मैं अप्रिशिएट करता हूं, ऑनलाइन एडमिशन, ये जो एग्जाम हुआ था, और मैंने बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट है, मैंने इंटरनेशनली भी लोगों से बात की थी, डोमेस्टिकली भी की थी, कि हमें ऑनलाइन जाना चाहिए पेपर्स के लिए। तो आईसीएमए ने इनिशिएटिव लिया, इस काउंसिल ने लिया, ये काबिल तहसीन बात है। इसमें ये थोड़ी होता है कि अगर एक काउंसिल के साथ मेरा पॉलिटिकल कोई मेरा डिसएग्रीमेंट है तो वो काउंसिल नहीं, उस काउंसिल ने बहुत बेतहाशा काम किए होंगे जो मेरी नजर में या तो नहीं आए, जो आए हैं तो वो उसके ऊपर बात नहीं, अगर वो बात करे तो मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। बहुत सारे काम थे इसके ऊपर, एक इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर काम करने जा रहे थे, मैंने उसको भी अप्रिशिएट किया था। फिर ये स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करने की बात हो रही थी, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। अभी अगर इन लोगों ने अगर कोई इनटेक बढ़ाई है, मेहनत की है, तो ये काबिल तहसीन बात है, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हर बात के अंदर हमें पॉलिटिकल सियासी रंग लेके नहीं आना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें, हमारे इंस्टीट्यूट को, यह हमसे पहले भी था, यह हमारे बाद भी ऐसे हुआ, कि मैं ये चाह रहा हूं कि हमारा जो पूरा सिलेबस है, हमारा, देखिए हमारा मैनेजमेंट कंटेंट सीख जाता है जब वो फील्ड में जाता है। हमारे सीनियर लोग बहुत सारे प्रोफेशन के अंदर कमाल परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे लोग रेगुलेटर्स के अंदर रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, वो जो जितनी एनजीओज है उनके अंदर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग फर्म है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हम, मेरे मेंबर्स को अल्लाह का शुक्र है कि इतना शानदार उन्होंने परफॉर्म किया है इकोनॉमी के अंदर, बहुत सारे इदारों में लीड कर रहे हैं, और वो मैचलेस है। वो मैच, क्योंकि हमारे अंदर जो मैनेजमेंट कंटेंट है वो आम आदमी मैनेजमेंट कंटेंट नहीं बन सकता।
ये एक बड़े फाइटर लोग होते हैं जिस सोसाइटी में। मैं ये कहता हूं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में आता है और फिर आईसीएम में करता है, वो एक शानदार और बड़ा स्पेशल आदमी होता है सोसाइटी के अंदर। वो ये मैं समझता हूँ ये एक पैशन है। और फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर जिस तरीके से ना उसने वो जॉब कर रहा होता है, सिर्फ फोकस होकर पढ़ रहा होता है और उसको ये नहीं पता होता है कि रिजल्ट क्या आना है। और इस तरीके से इतनी अनसर्टेनिटी के साथ, इतने चैलेंजेस के साथ वो जो मूव ऑन कर रहा होता है, तो मैं समझता हूँ ये पहले तो वो बड़े स्पेशल लोग होते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं। देखिए, अब उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अदारे को भी सपोर्ट करना चाहिए इस लिहाज से कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा, मैंने ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के साथ डायलॉग्स करें। और जब आप इंडस्ट्री के साथ डायलॉग्स करने की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री लीडर्स के साथ डायलॉग्स करें जो इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, और फिर उस इंडस्ट्री में काम करें जहां पे उनके साथ डायलॉग्स करें जहां पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं और काम कर रहे हैं। अगर आपने ये करना है कि जी आपने एक आई वॉश करना है कि जी दो दोस्त जो हमारे साथ पॉलिटिकल एफिलिएट है, मैं उनको इकट्ठा करूं, उन्हें काम पे लगा दूं, यार ये आप काम कर लो, ये काम कर लो, और बस उसके बाद वो हमें एक बुक छाप दें और ये समझे कि हमने इंडस्ट्री को एंगेज कर लिया, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री की जो रियल रिक्वायरमेंट है उसको हम समझे, उनके साथ डायलॉग्स करें। इंडस्ट्री को बड़ी जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ यही बात नहीं, मैं अगर हम हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडस्ट्री और एकेडमिया का बहुत बड़ा गैप है, और उसकी वजह से ना सिर्फ अकाउंटेंसी में, ऑडिट के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, एचआर के अंदर, मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छे लोग इंडस्ट्री दे रही है, एकेडमिया दे रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि कुछ जी, छूट मैं गया। बात कर रहा था कि इवन रिटेल सेक्टर के अंदर आपको रिटेल के प्रोफेशनल्स नहीं मिलते, आपको पावर सेक्टर के अंदर पावर सेक्टर के एक्सपर्ट्स नहीं मिलते। इसी तरीके से अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में चले जाए, तो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, सीखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ आईसीएम में भी कि नहीं, जितना भी हमारे टोटल जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जो रिक्वायरमेंट इस वक्त इंडस्ट्री की है उसके मुताबिक आपने जितना भी उनका सिलेबस है, उनका सारा कुछ उनका एजुकेशन का उनको चाहिए कि उसको उसके मुताबिक उसकी सिंक्रोनाइजेशन बड़ी जरूरी है। तो ये सबके ऊपर है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मैनेजमेंट कौन, लेकिन हमारे लोग तो फिर भी नॉलेज होता है। वैसे भी मैंने कहा कि दे आर वेरी स्पेशल पीपल, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने परफॉर्म किया है, इट इज मैचलेस। सही। थैंक यू वेरी मच गौरी साहब। प्रोग्राम को अब इख्तिताम करते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और स्टिल सामीन में कहूँगा कि ये एक डिबेट जो है, ये बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी सेहर हासिल डिबेट की तरफ जा रहा है ये प्रोग्राम। और गौरी साहब से अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो नीड टू बी डिस्कस करने हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हैं बहुत स्पेशल लोग हैं, तो अभी तक ये 7,000 स्पेशल लोग सब जगह नहीं पहुंचे हैं, और जाहिर है 7,000 से ज़्यादा भी होने वाले हैं। तो उन स्पेशल लोगों की स्पेशलिटी से जाहिर सरकार को भी फ़ायदा उठाना है और मुल्क को भी फ़ायदा उठाना है। और जाहिर है जो विजन है हमारे लोगों का। सब प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं शारिक भाई ये कहना चाह रहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना, ये देखें, आपका जो ऑडिटिंग प्रोफेशन है इसके ऊपर आपको प्रोग्राम करना चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आया, दैट इज ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। और इसको मैं नहीं कह रहा, इसको गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे हैं। इसके अंदर आप ये देख लें, अगर आपने कि हमें ऑडिटिंग प्रोफेशन के ऊपर काम करना है, हमें अकाउंटिंग प्रोफेशन के ऊपर काम करना है, ये तब होगा जब यहाँ पे रेगुलेशन इंडिपेंडेंट होगी। वो कब होगी? जब आप इंडिपेंडेंट ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल बनाएंगे। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है, आपका जितना इस वक्त कंज्यूमर राइट्स के ऊपर काम होने वाला है, जितना हमें प्राइसिंग मैकेनिज्म के ऊपर बात होती है, मैं ये समझता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बड़ा ही इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं।
फॉर कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जब आप बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, डिबेट्स ओपन करेंगे, तो इसके ऊपर हम बात। बस इसको क्लोजिंग करते हुए, क्योंकि जहन में मेरे ख्याल है आपकी बात से करते हुए, तो वो जो आपने बात की कि भाई ऑडिट के ऊपर इसको काम करने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि ऑडिट को आपने कहा कि ये जिस तरफ आपने इशारा किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो क्या ये मुमकिन नहीं है, इसमें मैं डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करते हैं कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम जो कॉस्टिंग ऑडिट करते हैं और ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है, इन दोनों को मिला के इस प्रोफेशन को री इंजीनियर कर दें और इसके तमाम सिस्टम्स को रीडिजाइन करें। जरूरी नहीं है कि जो हमें वहां से ऑडिट गाइडलाइंस लिखी हुई आ रही हैं अंग्रेजों की तरफ से वो हदीस बना लें। हम अपने सिस्टम्स को देखते हुए बेहतर उसको री इंजीनियर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जस्ट एक क्लास आपसे, क्या ये मुमकिन है कि हम उसको रीजन करके उन गाइडलाइंस को रीडिफाइन करें और अपने लिए एक नया सिस्टम डेवलप करें? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल एक ही जवाब है। I have a very good friends in Bangladesh, Mr. Slim. He was president Institute of Cost and Management Council in Bangladesh, and I have a detailed discussion with him, and we have concluded the only solution is independent financial reporting council. Right. और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल बन गई है, इंडिया में बन गई, श्रीलंका बन गई, वहां भी बन गई, और पूरी दुनिया में एडवांस कंट्रीज में वहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है, इंडिपेंडेंट ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है। तो इसका ये है कि हमें ये प्रोफेशन को सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल से निकाल के एक इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टिंग काउंसिल है उस मॉडल पे लेके जाना चाहिए, जो दुनिया का सक्सेसफुल मॉडल है। उसके बगैर ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। शारिक साहब, थैंक यू वेरी मच सर। डेफिनेटली आपसे अगले सेशन में इस पे बात करते हैं, और आपकी इस रिसर्च पे और आपने जो उस पे बात कर रहे हैं इस पे डेफिनेटली आगे काम होना चाहिए, और आई वुड लव टू वर्क ऑन इट। जाहिर है 25-26 साल से जो डिफरेंट एंड डाइवर्सिफाइड फील्ड में हमारा, तो अगर डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू इन दिस रिगार्ड, काम करने का मौका मिलेगा तो जरूर काम भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम देखिएगा, अपने राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।